हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमन एक बहुत ही शांत लड़का था। उसे घर के काम को हाथ लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन अमन की बहन रुचि अमन से कहती है, भैया मैं जरा बाहर सामान लेने जा रही हूँ, तब तक आप खाना निकाल कर खा लो। तू पहले मुझे खाना ला कर दे, फिर कहीं बाहर जा। भैया खाना ही तो है, खा लेना। वो भी आप नहीं कर सकते क्या? तुझे पता है ना कि मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। नहीं करते तो थोड़ा कर लो ना, या फिर भाभी के आने के बाद भी यही बोलोगे मैं ये काम नहीं करता। और क्या, जब मैं ये काम नहीं करता तो यही बोलूँगा ना। और तेरी भाभी को पहले ही बोल दूंगा कि घर का काम खुद ही करे, मुझसे एक गिलास यहाँ से वहाँ करने के लिए ना बोले। हाँ हाँ देखती हूँ मैं भी, तब तो जुबान नहीं चलेगी, कहीं भाभी के आगे बोलती बंद हो जाए आपकी। तू अब मुझे खाना ला कर दे, बातें मत बना। आने दो भाभी को, तब बताती हूँ मैं, उनसे ही सारा काम करवाऊंगी। रुचि अमन के लिए खाना लेकर आती है और उसको देकर बाहर सामान लाने चली जाती है। कुछ देर बाद अमन अपने काम से वापस आ ही रहा होता है कि तभी उसकी टक्कर एक ज्योति नाम की लड़की से हो जाती है। अमन को ज्योति पहली ही नजर में भा जाती है। अमन ज्योति से बोलता है, सॉरी, मेरा ध्यान ही कहीं और था, मैंने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई है, माफी तो ढंग से मांग ही सकता हूँ। आपने माफी मांग तो ली है और मैंने भी माफ कर दिया, तो अब फिर क्यों माफी मांगनी? मेरा मतलब है यही पास में एक कॉफी शॉप है, चलिए वहाँ चलकर कॉफी पीते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ। आप कॉफी पीने नहीं चल रही हो मतलब? आपने माफ भी नहीं किया है अभी तक। ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर। अमन और ज्योति इसी तरह रोज मिलने लगे। उनकी बातें आगे बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अमन ने ज्योति को शादी के लिए प्रपोज किया और ज्योति ने भी हाँ कर दी, जिसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन रुचि अमन से कहती है, क्यों भैया, अब तो आपकी शादी हो गई, अब तो आपको वही करना पड़ेगा जो भाभी बोलेंगी। शादी हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन मैं घर के काम को अभी हाथ ही नहीं लगाऊंगा। हाँ हाँ, वो तो अब पता चलेगा, काम को हाथ नहीं लगाते थे ना, अब देखना कैसे तुम सारा काम करोगे। वैसे भी मैं तो भाभी से पहली रसोई में बहुत सारा खाना बनाने को बोलूंगी। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। अमन और रुचि की बात ज्योति सुन लेती है और अपने मन में कहती है, अच्छा इन्हें घर का काम करना पसंद नहीं है, इनसे तो अब मैं पहली रसोई करवाऊंगी। मेरी ही क्यों पहली रसोई होगी, शादी तो इनकी भी हुई है और खाना तो इन्हें भी बनाना ही पड़ेगा। अपनी पसंद की बीवी लाए हैं तो थोड़ा काम करना तो बनता ही है। ज्योति भी मन बना लेती है कि अमन से पहली रसोई का खाना बनवा के ही दम लेगी। शादी के अगले दिन ज्योति अमन के साथ अपने मायके पग फेरे की रस्म के लिए जाती है। वहाँ पर जाकर ज्योति की माँ गीता और भाई विशाल दोनों का घर में स्वागत करते हैं और ज्योति वहाँ पर सबके आगे कहती है, अरे थोड़ी खातिरदारी तो करो, दामाद जी आए हैं आपके। तुम ये क्या बोल रही हो, अब तो मैं इस घर का बेटा हूँ। विशाल, तुम अपने जीजा जी से पहली रसोई में खाना नहीं बनवाओगे क्या? दीदी ऐसा होता है तो चलो जीजा जी रसोई में पहली रस्म पूरी करते हैं। अरे पगली, ऐसे थोड़ी होता है, पहली रसोई लड़कियों की होती है, लड़कों की नहीं। क्यों माँ, शादी तो दोनों की हुई है ना, मैं अपने ससुराल में पहली रसोई करूँगी तो इन्हें भी तो अपने ससुराल में पहली रसोई बनानी पड़ेगी ना। क्यों अमन जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो माँ। अब तो जीजा जी ने भी हाँ बोल दिया, अब तो आज जीजा जी की पहली रसोई करवा ही लेते हैं। तुम बच्चे भी ना, कभी भी कोई भी रस्म ले आते हो, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करो, लेकिन मेरे दामाद को ज्यादा परेशान मत करना। अमन ज्योति को कमरे में ले जाकर बोलता है, ये क्या है, तुम कुछ बोलने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। आपने बाहर सबके सामने तो हाँ बोल दिया, अब क्या परेशानी है? सबके सामने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन मुझे ये सब काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो क्या हुआ, आप मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? शादी से पहले तो बड़ा प्यार आ रहा था, अब कहाँ गया वो प्यार? तुम भी कैसी बातें कर रही हो यार, प्यार तो अभी भी करता हूँ, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होता। ठीक है तो मत करो, लेकिन जैसे अभी सबके सामने हाँ किया था ना, वैसे ही खाना बनाने के लिए सबके सामने मना भी करके आओ। तुम मना कर दो ना, बोल देना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं क्यों बोलूं? आप मेरे लिए खाना नहीं बना सकते तो मैं क्यों जाऊं किसी से कुछ बोलने? आपने हाँ की थी तो अभी आप ही ना करेंगे। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं बना दूंगा खाना, अब खुश? अमन
ज्योति की बात मान लेता है और खाना बनाने चले जाता है और अपने मन में बोलता है, ये कहाँ फंस गया यार, लगता है रुचि की ही नजर लग गई। अच्छा खासा आराम करता था, लेकिन यहाँ आकर फंस गया हूँ और अब खाना भी बनाना पड़ रहा है। जो काम नहीं करता था वही करना पड़ रहा है। ज्योति को पक्का रुचि नहीं बोला होगा खाना बनवाए मुझसे। अमन जैसे तैसे खाना बना ही लेता है और थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर रख देता है। टेबल पर सब खाना खाने आते हैं और खाने को देखकर ज्योति कहती है, अरे वाह, इतना सारा खाना बना लिया, या कहीं बाहर से मंगवाया है? तू क्यों मेरे दामाद के पीछे पड़ी है? एक तो उसने अपनी इतनी मेहनत से खाना बनाया और तू है कि मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो खाना देखकर ही भूख लग रही है, जल्दी खाना शुरू करो ना। हाँ, खाइए और बताइए कि कैसा खाना बना है। वैसे अच्छा ही बना होगा, मैंने जो बनाया है। वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा ना, अच्छा है या ठीक ठाक है बस। तीनों लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाते ही सबके मुंह बन जाते हैं और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सबके बने हुए मुंह को देखकर अमन बोलता है, क्या हुआ, आप सब एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ, इतना अच्छा खाना तो दीदी को भी नहीं आता बनाना। मेरे दामाद जी के हाथों में तो जादू है। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था कि खाना अच्छा बनेगा। मान गई आपको, आप तो वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाते हो। अब मैं भी खाऊं अपने हाथों का खाना? नहीं, आपने ये हमारे लिए बनाया है ना, तो हम ही खाएंगे। थोड़ा सा चखने तो दो। अमन थोड़ा सा खाना खा लेता है और उसे पता चलता है कि किसी में नमक कम है तो किसी में मिर्ची ज्यादा। ये देखकर वो बोलता है, आप लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? इतना बकवास खाना बना है, आप लोगों ने कैसे खाया? आपने बनाया है इसीलिए हमें तो अच्छा लग रहा है। अब तो झूठ मत बोलो, मैंने खा लिया है खाना और मुझे पता चल गया है कि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। आपने मेरे लिए खाना बनाया था तो मैं इस खाने को बेकार कैसे बोल सकती हूँ? हाँ जीजा जी, बस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, बाकी तो सब ठीक है। मेरे दामाद ने पहली रसोई बनाई है तो हमें तो बहुत अच्छा लगा खाना, और इसका नेक भी बनता है। आप सब बस मेरे लिए झूठ बोल रहे थे और ऐसा खाना भी खा रहे थे? आप भी तो बस मेरे लिए ही खाना बना रहे थे ना, तो आपके लिए इतना सा झूठ तो बोल ही सकती हूँ। लेकिन पहले ही बता रही हूँ, अगली बार से ये गलती नहीं करूँगी, आपसे खाना नहीं बनवाना। हाँ, और अब ऐसा खाना खाकर तो मैं बनाऊंगा भी नहीं, लेकिन अपना नेक तो जरूर लूंगा। मैंने वैसे भी आपकी और रुचि की बात सुन ली थी, इसलिए मैं बस आपसे पहली रसोई का खाना बनवाना चाहती थी। अब तो खा लिया ना मेरे हाथों का खाना, अब मत बोलना। अमन अपनी पहली रसोई बनाता है और गीता उसे नेक भी देती है और कुछ टाइम बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं और फिर वहाँ ज्योति की पहली रसोई होती है। गुरमीत अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में विश्वास रखता था, इसीलिए घर वालों के शादी के प्रेशर देने पर उसने भी अपनी माँ रचना से जिद पकड़ ली कि उसको शादी करनी ही नहीं है, और अगर वो करेगा तो बस अपनी पसंद की लड़की से, जिस पर उसकी माँ उसे बोलती है, समझता क्यों नहीं है पुत्र, जिस लड़की को तू पसंद करके बैठा है वो साढ़े वर्गी भी है नहीं, हमारी तो भाषा भी नहीं समझ आती उन्हों। क्यों नहीं आएगी उसे भाषा समझ? मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी भाषा भी समझती है वो अच्छे से। वो इसलिए कि तू उसके साथ हिंदी बोलता है, पर यहाँ सब पंजाबी बोलते हैं। तू खुद देख, कभी एक पंजाबी मुंडे ते बिहारी कुड़ी ते जोड़ी देखी है तू? नहीं देखी तो हुण वेख लेनी सारिया ने, मैं तो अपनी सरिता से ही शादी करूंगा। रचना को अपने बेटे की जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं, जिसके बाद शुरू होती है गुरमीत और सरिता के विवाह की तैयारियां। गुरमीत अपनी माँ और बहन प्रीत के साथ पूरी बारात लेकर सरिता को शादी करके घर लेकर आने के लिए निकल जाता है, और जब वो घर आता है तो दरवाजे पर खड़ी होकर रचना अपने बहू और बेटे के सर से पानी का लोटा घुमाते हुए पानी पीने की कोशिश करती है, और गुरमीत अपनी माँ को ये रस्म पूरी करने से रोकता है। ये देखकर सरिता धीरे से गुरमीत को बोलती है, सासू माँ को पानी काहे नहीं पीने देते, बार बार अपने हाथ से रोके जा रहे हैं। अरे अगर हम ऐसा करते ना अपनी माँ के साथ तो वो हमारे एक खींच के कंटाप लगाती और गलवा सुझा देती हमार। पागल, ई रस्म हुंदिया, इतनी आसानी से पानी नहीं पीने देते। काहे लो होगी शुरू, अब इसकी हर बात पर काहे काहे सुनना पड़ेगा। गुरमीत सरिता को रस्म के बारे में सब समझा देता है, जिसके बाद उनका गृह प्रवेश संपन्न हो जाता है और दोनों
अपने कमरे में आराम करने जाते हैं, जहाँ सरिता गुरमीत से बोलती है। कैसन कैसन रिवाज होते हैं तुम पंजाबियों के, हमारे इधर इतना झंझट नहीं होता। सरिता वेख, मैं तेरे लिए सारे करदियां दे खिलाफ गया, इसीलिए तेरे से हाथ जोड़ के विनती आ कोई एहो जही पुट्ठी हरकत ना करी जिदे करके मेरी माँ मैनू गालां कढे। तोरे मुँह से हिंदी काहे नहीं निकल रही? पुट्ठी वुट्ठी का कह रही हो? ये बातें हमरे दिमाग में नहीं घुस रही। हे भगवान, इनू एक एक गल किवें समझावा, सच्ची बड़ा ही औखा हो जाना। का ओखा पोखा करत हो, सीधा सीधा काहे नहीं बोलत? गुरमीत को भी लगने लगा कि कहीं सच में उसने अपनी माँ की बात ना सुनकर गलती तो नहीं कर दी, लेकिन कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। वो भी आगे की ना सोचकर अपनी जिंदगी का ये फैसला ले चुका था। शादी के बाद सरिता घर की सारी जिम्मेदारियां तो अच्छे से संभाल लेती है, पूरे घर का काम वो अकेले ही करती। ये देखकर उसकी सास रचना खुश होकर उससे बोलती है। वैसे बहू, तू कम करने विच तक किसी तो घट नहीं आ, पर तेरी ये भाषा ही साडे पल्ले नहीं पैंदी। अरे सासू माँ, का पल्ले वल्ले करत हो? इधर कोनो को हिंदी भाषा नहीं बोलने आती का? तो है पंजाबी आती है का? हे भगवान, ये मैं क्या बोल रही हूँ? 2 दिनों में ही काहे कौन होना करने लग जाऊँ। आती है ना माँ जी, बल्ले बल्ले, खोते दे पुत्र, ये सब हमका गुरमीत सिखाए थे शादी से पहले। कंजर जहे ने शब्द भी ऐदा दे सिखाए जिदा कोई कम ही नहीं, छट परे। बहू ये बता, आज खाने में क्या बनाया है तूने? सासू माँ, आज खाने में है भाजी तरकारी और भात, दूठो चटनी भी कूटे हैं हम। रचना कुछ बोलती, इससे पहले ही वहाँ गुरमीत आता है और सरिता की इस बात का जवाब देते हुए बोलता है। मैं नहीं खानी है तरकारी सरकारी वाली सब्जी, मेरे लिए शाही पनीर के ऊपर किलो मक्खन डाल के ले आओ। अब मक्खन कहाँ से लाए? ये टाइम तो सारी दुकान बंद हो गई होंगी। आज के लिए भाजी खा लीजिए ना, कल हम आपका पंजाबी खाना बना देंगे। हाँ बेटा, खा भाजी तरकारी, आखिर तेरी पसंद दी नूआ, ओदे हत्थ दा खाना खाना तो बनदा ही है। ऐदी केड़ी गल आ, खा लेने आ। गुरमीत को ना पसंद होते हुए भी भाजी तरकारी खानी ही पड़ती है। ऐसे ही कई मामलों में गुरमीत और सरिता के विचार नहीं मिलते। साथ ही कई बार एक दूसरे की बात ना समझ पाने की वजह से दोनों में लड़ाइयाँ भी होने लगी थी। फिर भी सरिता खुद से कोशिश करती थी ताकि वो गुरमीत की फैमिली के साथ घुल मिल जाए। ऐसे ही एक शाम गुरमीत नशे में धुत होकर घर आता है और सरिता उसको देखकर बोलती है। ई का हाल बना लिए हो अपना? अरे जब संभलती नहीं तो काहे पीते हो इतना? देखो कैसे गिर रहे हो। साढ़े इधर मिल दिया ताई ऐसी पीने यहाँ, तुम्हारे बिहार में नहीं मिलती इसलिए तुम लोग नहीं पीते। नहीं तो हमको ये जहर पीने की जरूरत भी ना है। चल झूठी, जे हजे भी एक बार ठेके खोलते ना सरकार ने तो सब तो ज्यादा बिहारी ही लगे दिखते हैं लाइन च। आई वड्डी गल्ला मार दिया, हट सामने से। ये सब देख रही सरिता की ननद प्रीत उसके पास आती है और उसकी मदद करते हुए जहां उसको सुलाने के बाद प्रीत सरिता से बोलती है। भाभी, भाई और आपकी तो लव मैरिज हुई है, तो शादी के इतने थोड़े टाइम बाद आपके बीच झगड़े क्यों होने लगे? दीदी, हम बिहारी हैं और आप लोगों की भाषा समझने में थोड़ा समय लग रहा है। अब बिहारी को सब नीचा ही दिखाते हैं और वही हो रहा है हमारे साथ भी। पहले प्यार के चक्कर में आपके भैया ने शादी कर ली, लेकिन अब हमारी सिचुएशन ही नहीं समझते कि हम कितनी कोशिश करते हैं यहाँ एडजस्ट करने की। उनको तो बस हमारी गलतियाँ ही दिखती हैं। पर ये तो गलत है ना, जब प्यार दोनों ने किया तो कोशिश एक क्यों करे? मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। प्रीत सरिता को अपनी शादीशुदा जिंदगी सुधारने का एक आइडिया देती है। गुरमीत और सरिता की शादी के बाद लोहड़ी का त्योहार आने वाला था, जिस पर पूरा परिवार तैयारियों में लगा था। लेकिन सरिता को इस त्योहार की कोई जानकारी न होने पर वो गुरमीत से पूछती है। सुनो जी, जरा हमके ई तो बताओ कि ई त्योहार मनाया काहे जाता है? देख, मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि तुझे समझाऊं, और वैसे भी तेरे पल्ले तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो अपना और मेरा टाइम ना खराब कर और चुपचाप बस तैयार होकर सबके साथ खड़ी हो जाइयो। गुरमीत का ऐसा जवाब सुनकर सरिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। शाम को जब सब लोहड़ी जलाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तब वहाँ सब सरिता को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सरिता एक पंजाबी सूट में बालों में परांदा लगाए
पूरी पंजाबन लग रही थी। ये देखकर गुरमीत उसके पास आकर बोलता है, ओहो मेरी हीर, आज तो तूने दिखा दिया कि तू पंजाबियों की बहू है। अच्छा चलिए एक और सरप्राइज है आपके लिए। क्या? बताते हैं, तनिक सब्र करिए। ये सब कुछ बदल सकती है लेकिन भाषा नहीं बदल सकती। भाषा से ये हमेशा बिहारी ही रहेगी। गुरमीत की ये बात सुनकर सरिता वहाँ से चली जाती है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोलती है, जरा सब हमारी बात सुनिए। आज हमारे पास अपने पति और ससुराल वालों के लिए एक सरप्राइज है। वो ये है कि मैं सच्ची बड़ी भागा वाली हाँ कि इस घर दी नूह बनी। मैं जिस दिन तो इस घर विच आई हाँ, मेरी सासू मानू मेरे तो भले ही 36 शिकायतां रही होनिया, पर उन्होंने कदे भी मैंने कुछ गलत नहीं बोलिया। ननद भी बहना वर्गी मिली आ। सरिता के मुंह से पंजाबी सुनकर रचना, गुरमीत और सभी हैरान थे। उसको ये सब बोलता देखकर रचना गुरमीत से बोलती है, पुत आज लगता है ये साडी नूह आ, कितनी सोहनी लगदी है पंजाबी कपड़े ते पंजाबी बोली नाल। सच्ची मम्मी, मैं एवें ही दे नाल रुसिया होया सी। पर मुझे अफसोस है कि जिसके पीछे मैं इस परिवार में आई उसे मेरी और मेरे एफर्ट्स की कदर ही नहीं। बिहारी दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज सीख जाते हैं, बस उन्हें बदले में प्यार चाहिए होता है। मैं भी इस अनजान परिवार में प्यार करके ही आई, लेकिन मुझे यहाँ पल पल बताया गया कि मैं बिहारी हूँ। क्या मैंने कभी एहसास दिलाया आपको अलग होने का? मैंने कोशिश तो बहुत की घुलने मिलने की, लेकिन आपने तो वो भी नहीं की। उल्टा मेरे से गुस्सा हो गए, जैसे मैं बिहारी हूँ तो इसमें मेरी गलती है। सरिता की बात सुनकर गुरमीत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सर शर्म से झुक गया और साथ ही रचना को भी ये लगा कि उसने भी सरिता को पंजाबी तौर तरीके सीखने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि अगर हम किसी को अपना रहे हैं तो उसको वैसे ही अपनाना चाहिए जैसा वो है, ना कि उसको अपनाकर बदलने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।